अब ये सब चीज़ें अब जनता जान गई है। अब उनकी सच्चाई जो है वो चुनाव नहीं जीत सकते, उनके पास चुनाव लड़ने का कौशल नहीं है, उनके पास बूथ मैनेजमेंट का टीम नहीं है, उनको जानकारी होती ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। बूथ मैनेजमेंट के मामले में निशिकांत दुबे उनका 30% अगर उनका आंकड़ा है, निशिकांत दुबे का 70% आंकड़ा है। निशिकांत दुबे से प्रदीप यादव इस जन्म में चुनाव नहीं जीत सकते। नमस्कार, जोहार। मैं फिर से मनीष पाठक आप सबों के बीच। आप सबों का बहुत ही प्यार मिला। हमारा जो एपिसोड था चुनाव के दौरान, खटाखट हो गया, टकाटक हो गया, फटाफट हो गया। चुनाव खत्म, सरकार भी बनने को तैयार। गोड्डा लोकसभा इस बार बेहतरीन तरीके से 3 प्रत्याशियों को यहाँ के जनता ने अपना प्यार दिया। एक तरफ लगातार 3 बार से क्षेत्र की सेवा कर रहे भाजपा से डॉक्टर निशिकांत दुबे, एक तरफ 3 बार से लगातार हार रहे प्रदीप यादव, और इस बीच एक खिलाड़ी की एंट्री होती है, उदय शंकर खवाड़े, जो पेशे से पत्रकार हैं। और मेरी दिली तमन्ना थी कि चुनाव खत्म होने के बाद इनका जो अभूतपूर्व इन्होंने बल्लेबाजी की इस लोकसभा में, तो इसके बाद सोचा कि एक बार इनसे बात की जाए कि भैया आप तो अब नेता बन के उभर गए। समाज के लिए जो एक समाज को खोज थी कि हमारे समाज का नेतृत्व कौन करेगा, तो आप उसमें उभर के आए हैं। तो बहुत सारी बातें करेंगे। उदय जी, सबसे पहले बहुत बहुत का स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं गोड्डा लोकसभा की जनता को हार्दिक बधाई देता हूँ, और चौथी बार जीत के लिए माननीय सांसद निशिकांत जी को भी बधाई देता हूँ कि जनता ने उन्हें फिर से अपना नेता चुना है। कहीं कमी रह गई होगी हम लोगों में, अगली बार मैं पुनः प्रयास करूँगा और मजबूती से प्रयास करूँगा। विरोधी के साथ काफ़ी ऐसे जनता हैं जिनका कहना है कि आप 16 नंबर पे थे, और 16 नंबर बेसिकली नोटा का जगह होता है, तो नोटा की वजह से आपको ज़्यादा वोट पड़े। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब चीज़ें पहले चर्चा में आती रहती थी। अभी जो बटन दबाने के लिए जनता जाती है ना, सब जनता को सब कुछ पता है। आप जाइए तो कागज लेकर के, जमीन का कागज है, साइन कर दिए, देखिए पूरा गांव घेर लेगा आपको। एक छोटा सा दस्तखत कराने जाइए, सिर्फ ये कहिए कि ये गांव का जमीन है, इसमें खेत है, बहियार है, सब सरकारी है, जरा आप लोग दस्तखत कर दीजिए। तो अब 5 आदमी दस्तखत लेकर आ पाइए गाँव में, पूरा गाँव घेर लेगा आपको कि काहे आप दस्तखत कराने जा रहे हैं। जो मुकर सकता है दस्तखत, बटन तो एक ही बार दबता है। तो नोटा वाली बात जो है वो ऐसी बात नहीं है, ये सब गलतफहमी का मार्केट में बनाया जा रहा है। फिर भी अगर ऐसा लोगों को लगता है तो नोटा भी वही लोग बटन दबाते हैं जो शिक्षित होते हैं, क्योंकि वो सब प्रत्याशी को रीड करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद गोड्डा लोकसभा में 19 प्रत्याशी हैं। अगर 19 प्रत्याशी में अगर उनको मान रहेगा कि हम नोटा दबा रहे हैं, हालांकि वो मेरा कैची छाप का था, सिंबल था, लोगों को समझ में आता है, फिर भी ये मानता हूँ कि पढ़े लिखे और समृद्ध लोगों ने मुझे वोट किया। अब क्या आगे का क्या है? आगे आपने क्या सोचा है? जैसा कि लोगों का काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं आपको, और ख़ास करके देवघर के लोग जिन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उदय शंकर खवाड़े इतना वोट ला सकता है, तो अब उनके नज़र में आप देवघर के लिए एक नेता बन के उभर चुके हैं। आगे का क्या प्लानिंग है? आप अपनी पत्रकारिता जारी रखेंगे या कैसे क्या करना है, बताएं। देखिए, नो डाउट देवघर में पिछले 15 साल में, मैं पिछले इंटरव्यू में मैंने आपको बताया था, बाहरी बिक्री का जो मुद्दा था कि देवघर नेता विहीन हो चुका है। यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ एक ही नेता है, निशिकांत दुबे। अब वो फिर से नेता बन गए, 5 साल तो सांसद वही रहे। लेकिन उसके बीच में जनता ने एक गली, एक गैप दिया,
एक निकलने का रास्ता दिया कि निशिकांत जी अब केंद्र की राजनीति करेंगे और देवघर और इसके आसपास के इलाके की राजनीति के लिए जनता ने मुझे वोट दिया। और जनता जब किसी को वोट देती है तो मैं वोट का सम्मान करूँगा और राजनीति में जो भी अभी मुझे प्रस्ताव जहाँ जहाँ से भी आ रहे हैं उन सब प्रस्तावों को मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि उसमें मैं कहाँ तक आगे कर सकता हूँ, जनता के लिए क्या कर सकता हूँ। अभी विधानसभा का भी चुनाव है, अभी अपना जो पहला इंटरव्यू है उसको आप रिवाइंड करके चलाइए। उसमें मैंने कहा था कि निशिकांत जी हारेंगे तो भाजपा से अगली बार मुझे मौका मिलेगा, प्रदीप यादव जी हारेंगे तो विपक्ष का अभी तीसरे नंबर पर है। सैद्धांतिक रूप से तो मेरा ही दावा बनता है, क्योंकि जब एक दोनों में से विंडो इलेक्शन मैंने बताया था, ये विंडो इलेक्शन है, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। प्रदीप यादव जी हार गए, अब भारत के किसी भी पार्टी में अब प्रदीप यादव को अगर जबरदस्ती करना है कि मुखिया तक का भी चुनाव हम ही लड़ेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे वो अगली बात। नहीं, प्रदीप यादव की अगर बात मैं करूं तो वो जितनी बार भी हारते हैं, हर टर्म में वो हारते हैं और हर बार बोलते हैं कि मैं चुनाव से संन्यास ले लूंगा। नहीं, अब इस सब चीज़ें अब जनता जान गई है, अब उनकी सच्चाई नहीं हो, वो चुनाव नहीं जीत सकते, उनके पास चुनाव लड़ने का कौशल नहीं है, उनके पास बूथ मैनेजमेंट का टीम नहीं है, उनको जानकारी होती ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। बूथ मैनेजमेंट के मामले में निशिकांत दुबे उनका 30% अगर उनका आंकड़ा है, निशिकांत दुबे का 70% आंकड़ा है। निशिकांत दुबे से प्रदीप यादव इस जन्म में चुनाव नहीं जीत सकते, चाहे उनको जिताने के लिए विपक्ष के कितनी भी पार्टियों के सारे लोग आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, सोनिया गांधी जी आ जाए, सारे लोग आ जाए, प्रदीप यादव जी को अब कोई गोड्डा लोकसभा से चुनाव नहीं जिता सकता। और मैं गोड्डा लोकसभा की जनता को मांग करता हूँ कि जो प्रदीप यादव जी को उन्होंने वोट दिया है अगली बार वो मुझे वोट दें। मैं इस क्षेत्र अगर मुझे कांग्रेस टिकट देती मनीष जी, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जो निशिकांत जी का नारा था 9 लाख पार, मैं 9 लाख वोट ला के दिखा देता। पिछले इंटरव्यू में बड़ी बड़ी दाढ़ी थी आपकी, हाँ, तो और उसके बाद बड़े क्लीन से स्मार्ट से बंदे के साथ में मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। क्या नहीं, दाढ़ी बढ़ाने का क्या चक्कर? दाढ़ी बढ़ाने का चक्कर ऐसा नहीं था क्या कि सुबह से शाम तक गाड़ी से लेकर जो है क्षेत्र में रहते थे, हमारे पास कोई पोस्टर नहीं था, कोई बैनर नहीं था, कोई पंपलेट नहीं था। हम गाड़ी से निकलते थे, सुबह घर से नहा धोवा के खाना खा के निकलते थे, नाश्ता करके, उसके बाद रात 11 बजे घर में पहुंचते थे। पर डे का ये रूटीन रहता था। उस बीच में शेविंग कराना, ये कराना, वो कराने का एक दिन, क्योंकि चुनाव का समय है, एक एक मिनट कीमती है। जितना टाइम सूर्य आसमान पर है उतना आपके लिए मौका है। जैसे जैसे सूर्यास्त होते जाएगा, रात्रि का समय होते जाएगा। अब रात के समय में आप गाड़ी लेकर किसी गांव में नहीं जा सकते हैं ना, बहुत तरह की परेशानी है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, तो इसलिए उस समय शेविंग वेविंग कराने का नहीं सोचे थे। हाँ, चुनाव खत्म हुआ तब मुझे लगा कि अब थोड़ा सा अपना देह पर भी ध्यान देना चाहिए, तो इसलिए जो है अब शेविंग वेविंग करा लिए हैं और अब जो है नीट एंड क्लीन करके अब जो है मार्केट में हम जनता की सेवा के लिए उतर रहे हैं। निशिकांत जी तो दिल्ली चले गए हैं, चुनाव जीत गए हैं। अब सेकंड नंबर पर प्रदीप यादव थे, प्रदीप यादव जी का राजनीतिक करियर खत्म हो गया। अब थर्ड नंबर पर हम हैं, मेरा राजनीतिक करियर अब शुरू हो गया। तो मैं जनता से चाहूँगा कि उनको जो भी परेशानी हो वो मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करें। मेरा मोबाइल नंबर 9215 है 0003333। इस पर फ़ोन करें। मैं जनता को हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, हर सेवा देने के लिए भी तैयार हूँ। जिनके घर में शादी ब्याह का है, लड़की का है, शादी का है, किसी के घर की ज़मीन उमीन का मसला है, कोर्ट कचहरी का मसला है, वहाँ भी किसी तरह की आर्थिक सहायता चाहिए, खुद खड़े होकर रहना पड़ेगा, खड़ा होंगे। किसी को शादी ब्याह घर में लड़की का है तो हमसे जो भी मदद हो सकेगा, जितना हमारी औकात है, आर्थिक हैसियत है, उस आधार पर हम मदद करेंगे। पैसा यहाँ से लाद के कोई ले नहीं जाएगा ऊपर। मैं इस क्षेत्र में पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे पास सब कुछ संसाधन है, मेरे पास घर है, ज़मीन है, गाड़ी है, सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त है मेरे लिए ज़िंदगी जीने के लिए। आराम से ऐसो आराम से ज़िंदगी जीने का, और मुझे इससे ज़्यादा चाहिए नहीं। बीवी बाल बच्चा सब कुछ मेरा यही है,
इसलिए मुझे अब सिर्फ जनता की सेवा करना है, और इसके लिए जो भी चुनाव आएगा अभी मैं देख रहा हूँ, अपने पार्टी के बड़े नेताओं से मैं संपर्क में हूँ। उनका क्या मेरे प्रति है विधानसभा चुनाव को लेकर, नगर निगम का चुनाव को लेकर, ये भी मैं कह नहीं सकता जो भी पार्टी का मैं प्रत्याशी रहा हूँ। हालांकि मेरा पार्टी जो है मान्यता प्राप्त नहीं रहा है, लेकिन इस बार मेरे को लगता है कि राज्य स्तर पर मान्यता उनको मिल जाएगा, मार्क्सवादी को जो है। तो उम्मीद है कि जो है पार्टी हमको फिर से कहीं ना कहीं खड़ा करेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा हम गोड्डा लोकसभा से हट के बात करते हैं। हाँ, आप तेज तर्रार पत्रकार भी हैं और तथ्य के साथ आप बात करते हैं। क्या लगता है आपको, केंद्र में जो सरकार बन रही है, इसमें नीतीश कुमार का भी सहयोग है, नायडू जी का भी सहयोग है, और भी कई घटक दल हैं जो साथ में बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार बना रहे हैं। इस सरकार के बारे में क्या आपको लगता है? देखिए 10 साल जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रूप में काम किया, काम बहुत काबिल तारीफ रहा, परंतु इस टर्म में वो उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि जो उनका मुख्य सहयोगी दल है टीडीपी और जदयू, इस दोनों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और इस टर्म में उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्यों नहीं मुझे पता नहीं, ऐसा क्यों लगता है कि 2 साल के भीतर में कहीं मध्यावधि चुनाव ना हो। देखिए कांग्रेस के पास भी विकल्प है, अगर कांग्रेस के पास विकल्प है, अभी चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को अगर कांग्रेस ऑफर कर दे कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि सीबीआई है, ईडी है, इन सब अफसरों को उनको सबक सिखाना है। अगर कांग्रेस कह दे कि चंद्रबाबू नायडू आप प्रधानमंत्री बनेंगे और रक्षा विदेश से लेकर सारा चीज़ जो है नीतीश कुमार जी आपके पास रहेगा, आपको प्रधानमंत्री बनेंगे, कांग्रेस के पास ये ऑप्शन है। कांग्रेस चाहे तो ये ऑफर देकर, कांग्रेस पीछे से बैकअप में रहेगी, लेकिन वहाँ भी वही स्थिति होगी। चंद्रबाबू नायडू अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं और नीतीश कुमार जी गृह मंत्री बन जाते हैं, क्योंकि तो ये सबसे मजबूत दावेदार उस पार्टी में है। नीतीश कुमार जी का पलटने का इतिहास रहा है, इसलिए कोई ऐसा नहीं कि जो है 6 महीना में देख लीजिएगा बहुत स्थिति। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस टर्म में नरेंद्र मोदी जी बहुत मजबूती से उभरेंगे और बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि उनके जो सहयोगी दल है ना, अब वो अपने अकेले बदौलत सरकार नहीं बना रहे हैं। अब उनका मेजोरिटी से 30-40 भी बस 240 है, 272 चाहिए, 32 सांसद करें। 32 सांसद बहुत बड़ा बात है। नहीं, क्या लगता है यूपी में जो इस बार अप्रत्याशित तरीके से जो ऐसा जो देखने के लिए मिला, जहां भाजपा मुझे लग रहा है कि कम से कम 80 सीट में से 55-60 के आसपास तो भाजपा देख ही रही थी अपने आप को, और कहां आके गिरी, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश को चुनावी समीकरण को 3 चीज़ों ने प्रभावित किया। सबसे पहले पूर्वांचल की जो राजनीति है आप उसको समझिए, गाजीपुर, मऊ, बनारस, मिर्ज़ापुर से लेकर क्या कहते हैं मुगल सराय, इसमें जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं सिन्हा साहब, मनोज सिन्हा जी एक टाइम में यूपी के सीएम के दावेदार थे। वो बिहार समाज से आते हैं, मनोज सिन्हा जी उनका एक रुतबा उस क्षेत्र में। पार्टी ने उनको किनारे करते हुए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जगह दी। पहला टर्म योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से गुजारा, दूसरे टर्म में उनसे बहुत मंत्री, विधायक, सांसद सब नाराज हुए, और उस नाराजगी का फायदा जो है केजरीवाल जी ने उठाया। जेल से निकलते ही केजरीवाल जी ने बयान दिया कि जो है चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी जी योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। आपने बयान पढ़ा, सुना होगा। तो उत्तर प्रदेश 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश, नोएडा से लेकर सहारनपुर से लेकर इस इलाका है। एक मिडिल यूपी है जिसको आप कहते हैं लखनऊ, ठीक है ना, और एक पूर्वांचल भदोही से
उत्तर प्रदेश की राजनीति 3 तरीकों से चलती है। नॉर्थ नई दिल्ली से सटा हुआ इलाके की दिल्ली की राजनीति प्रभावित करती है, पूरा इतिहास उठा कर देखिए। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या हुआ 500 साल के बाद, इतने जद्दोजहद के बाद राम मंदिर बना, इतना भव्य राम मंदिर बना, उसके बाद बीजेपी अयोध्या हार गई। नहीं, वो तो बीजेपी का अयोध्या ही नहीं, बीजेपी सारी ऐसी सीटें हार गई जहां राम और राम से कोई ताल्लुकात नहीं। इसलिए क्योंकि देखिए जनता के पास जो है ना, आप अगर जनता, आप मेरे को बताइए, आप कल सुबह निकलिए, जिसके पास रोड में ज़मीन है, गांव में ज़मीन है, बाज़ार में दुकान है, आप किसी से कहिए कि आप अपना दुकान दीजिए थाना के। देखिए जनता को आप समझिए, जनता को चीज़ चाहिए लेकिन वो अपनी चीज़ों को दे के नहीं लेगा। जनता को लाइट तो चाहिए लेकिन ट्रांसफार्मर वो अपने ज़मीन पर नहीं लगाएगी, अपने गेट पर ट्रांसफार्मर नहीं लगवाएगी, आप उधर ट्रांसफार्मर लगाइए। लाइट चाहिए। इस मामले में राजा राम ने भी कहा है कि जनता इस मामले में थोड़ी सी स्वार्थी होती है, क्योंकि उसके पास वही घर है, वही उसकी जमा पूंजी है, वही छोटी सी प्रॉपर्टी उसकी है। आप प्रॉपर्टी को, उसकी प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करके रिनोवेशन के नाम पर, मैंने पहले भी आपको कहा था कि देवघर में भी इस तरह की बातें चल रही हैं कि ये होगा वो होगा, तोड़ फोड़ होगा, बाबा मंदिर से इन सभी इलाकों से तोड़ फोड़ करके हटा दिया जाएगा, बहुत बड़ा ये बनाएगा। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन अब इन सब चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से जनता को समझाकर उसको जो नुकसान हुआ है जनता का, उस नुकसान को जब तक आप भरपाई नहीं करिएगा तब तक आप उनको घर से नहीं निकाल सकते, आप उनको दुकान से नहीं निकाल सकते, आप उसकी ज़मीन नहीं ले सकते। ज़मीन कई पुश्तों तक लोग बैठ कर खाते हैं, खेत है, हमारे परदादा दादा का खेत है, अभी तक मेरे पास रखा हुआ, मेरे बाल बच्चे रखा, लेकिन एक बार हमारी ज़मीन चली गई तो फिर वो ज़मीन वापस नहीं आएगी। पैसा उसका ज़मीन का 20 लाख रुपए मेरा कितना चलेगा? ज़मीन की तुलना धन से नहीं की जा सकती। तो आपको ऐसा प्लान बना कर देना पड़ेगा कि इस ज़मीन से अगर आपको 100 रुपये महीने की कमाई हो रही, तो हमने आपको ये ऑप्शन दिया है, इससे भी आपको 100 रुपये का महीने की कमाई होगा, आप हमको मौका दीजिए, हम भी आपको मौका देंगे। उस तरह से जबरन कि हम ले लिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया, अब आप लोग खाली करिए, बुलडोजर चला दिए, तोड़ फोड़ दिए, गली चौड़ा कर दिए, सड़क चौड़ा कर दिए, इस तरह से अब ये तानाशाही वाला रवैया नहीं चले। इस तानाशाही वाले रवैये के चलते बीजेपी की ये सीटें कम हुई है। निशिकांत जी लगातार चौथी बार जीत के इस बार संसद गए और एक इतिहास रच दिया, चौथी बार सांसद बन के गए। क्या लगता है इस बार उनको कुछ मंत्री पद मिलने वाला है या मिल सकता है? नहीं, अब तो कभी नहीं मिल सकता। अब बीजेपी पूर्ण मेजोरिटी में थी, तब जिसको मन किसको मनाते थे, कभी रेल दे दिया इसको, कभी वित्त दे दिया इसको, कभी इसको दे दिया, कभी इसको दे दिया। अब तो वहाँ तो एक एक सीट, एक एक मंत्री पद के लिए वो मारा मारी मचा हुआ है। एक विभाग के मंत्रिमंडल किसको देंगे, उसके लिए 9 घंटे तक जीत चल रही है। एक अभी सिर्फ रेल पर चल रही है, 9.5 घंटे की बैठ रही है सिर्फ रेल को लेकर। अब तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई, हाँ, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिल जाए, लेकिन उसमें भी मुझे संशय है। हालांकि निशिकांत जी का अपना एक राजनीति करने का तरीका अलग है उनका, मैं उनको राजनीति करने से इतर थोड़ा मानता हूँ। राजनीति जो जिस तरीके से करते हैं उसके अलावा वो राजनीति करते हैं। तो 3 टर्म में जब उनको पार्टी नहीं बनाया मंत्री, तो इस बार वो अगर राजनीति, जो कि इस बार उनकी पार्टी भी केंद्र में कमज़ोर हो गई है। इस बार ऐसा नहीं है कि पार्टी को दबाव बनाएंगे तो उनको पार्टी मंत्री बना देगी, क्योंकि पार्टी के पास खुद ही सीट का है, जिसके भरोसे चल रहे हैं। आप उसको कहेगा कि निशिकांत जी को मैं मंत्री बना रहा हूँ, क्या निशिकांत जी को मंत्री बनाएगा? लोजपा चिराग पासवान कहेगा कि मेरा उसको बनाएंगे मंत्री, तो आप क्या करिए? इसलिए इस बार मंत्री बनने के समय हर बार उनका चर्चा आता है मंत्री बनने का, 3 टर्म में तो बनेंगे। अब इस बार अगर वो कुछ अपना दिमाग लगाते हैं तो बाबा बैजनाथ का आशीर्वाद होगा तो बनेंगे। मेरी तरफ से उनको हार्दिक बधाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और पूरे देवघर में
आपके इस तीसरे नंबर की चर्चा है और मुझे काफ़ी फ़ोन कॉल्स आए, मुझे रास्ते में रोक रोक के कई लोगों ने भी ये बताया कि भाई मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, मैंने बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन देवघर का बेटा होकर जो उदय ने एक सुबह से जब गिनती स्टार्ट हुई, काउंटिंग स्टार्ट हुआ, अंत तक उसने तीसरा स्थान बना के रखा। कई लोग तो आपको बुलाकर सम्मानित करने के मूड में हैं। आप जनता को उनके प्यार के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र बड़ा इसको तानाशाही, पहले पुराने दौर में तानाशाही चलता था, राजतंत्र चलता था। धीरे 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 लोकतंत्र फैलता गया और लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ज़मीन में नीचे गिरे हुए किसी भी इंसान को आसमान तक पहुँचा सकता है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास, मेरे पास क्या सच में प्रदीप यादव निशिकांत जी की मुकाबले मेरे पास क्या है? न मेरे पास तो बड़ा पार्टी का बैनर था, न मेरे पास कार्यकर्ता है, मेरे पास एक छोटी पार्टी का मासस का बैनर था, अरुण चटर्जी जी हम लोग के सम्मान नेता, मजदूर की पार्टी। लेकिन जनता जब आपके साथ हो जाती है कि नहीं, एक पढ़ा लिखा ईमानदार व्यक्ति को हमको वोट देना है, ये जानते हुए भी कि ये भारतीय जनता पार्टी को डिफीट नहीं कर सकता, ये कांग्रेस को डिफीट नहीं कर सकता, फिर भी अगर लगभग 28,000 जनता ने मुझे वोट दिया है तो मैं उन 28,000 जनता को नमन करता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका वोट बेकार नहीं गया। आपके वोट ने, जैसे कि जब आप बीज लगाते हैं तब आप फल नहीं पाते, तो ये 28,000 वोट जो है ये भारतीय लोकतंत्र में एक नई नेता के उभरने के बीच है। वाह, बहुत ही खूबसूरत बातें आपने कही। और चलिए, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने डट के मुकाबला किया, तीसरे नंबर पर रहे और अच्छा खासा आपने वोट लाया, अच्छा खासा लोगों का समर्थन आपको मिला। कुछ इंटरेस्टिंग खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।